हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्लास के साथ आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। तो सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपको काफ़ी अंदर तक पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो मित्रों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन से सेशन की, जो आपके इस अपने सपनों में एक छोटे से पंख लगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आप सभी के लिए एक छोटी सी कोशिश की है। जिसको पसंद आए उसे लाइक करें, जिसको पसंद ना आए वो डिसलाइक करें। आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की। और जिनका सपना है वही इस क्लास में रुकें, इसे अंत तक देखें। जिनको अपना सपना पूरा नहीं करना है वो इस क्लास में ना रुकें, और जिनको अपना सपना पूरा करना है तो वो इस क्लास को पूरा अवश्य देख कर जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कौन सा मित्रों? विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 10 अप्रैल को इस दिवस को मनाया जाता है। क्योंकि 10 अप्रैल 1775 को, कब मित्रों? 10 अप्रैल 1775 को होम्योपैथी जनक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। किसका मित्रों? तो होम्योपैथी, जिन्होंने होम्योपैथी का जनक माना जाता है, सैमुअल हैनीमैन के द्वारा क्या किया गया था? होम्योपैथी का आविष्कार किया गया था। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है इस बार 2022 में, स्वस्थ की पहली पसंद। स्वस्थ की पहली पसंद इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। होमो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होमोइस और एक है पैथोस। यहाँ पर होमोइस का मतलब है समान और पैथोस का मतलब है दुख। यानी समान दुखों को जो मिलाता है उसे कहते हैं क्या? होम्योपैथी। जो समान दुखों को दूर करता है उसे क्या कहते हैं? होम्योपैथी। ठीक है मित्रों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आई है कि होम्योपैथी दिवस की, तो ये इसके लिए आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट ललन टॉप क्वेश्चन है वो है प्रमुख रोग। इन प्रमुख रोगों को देखिए और आप सभी के 1 नंबर पक्का होने वाला है। तो ये हैं प्रमुख रोगों के टीके जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे हाल ही मैंने आपको पढ़ाया था 24 मार्च को क्या विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, यानी टीबी रोग दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल 1882 को ही रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी, जिसका नाम था माइक्रोवेलेसिस। ठीक है, और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसे आप एक बार देख लीजिए, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, इसकी थीम थी। अब आप सभी के लिए कुछ प्रमुख टीके हैं और आप सभी को याद रखने हैं कि कौन सी बीमारी के लिए कौन से टीके की आवश्यकता पड़ती है। जैसे टीबी या तपेदिक, जब टीबी या तपेदिक हो जाता है तो इसके लिए बीसीजी टीके का उपयोग किया जाता है, बैसिलस कॉर्मेट गुरीन। वहीं पर डिप्थीरिया या टेटेनस होता है तो इसके लिए डीबीटी, काली खांसी के लिए भी डीबीटी का या टीका लगाया जाता है। वहीं पर पोलियो के लिए तो पोलियो का टीका, टाइफाइड के लिए टीएपी का टीका और छोटी माता के लिए रुबेला वैक्सीन। आप सभी को यहाँ पर ये 4 दिवस भी याद रखने हैं। एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर डे। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, और टीकाकरण दिवस स्टार्ट हुआ था 16 मार्च से। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखने थे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन हमारे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था और इसके फैक्ट हमें जानना जरूरी थे। तो ये सारे फैक्टों को आप नोट डाउन करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसे नोट डाउन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सभी का मित्रों, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट लॉन्च सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में भारतीय सेना और डीआरडीओ के द्वारा उन्नत पिनाका MK1, कौन सा मित्रों? MK1, इसका हाल ही में एक सिस्टम, रॉकेट सिस्टम को सफल परीक्षण किया गया है। तो पहले समझेंगे हम पिनाका क्या है। पिनाका है एक मल्टी लॉन्चर सिस्टम। क्या है मित्रों? मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे हिंदी में अगर हम कहें तो रॉकेट प्रमोचक सिस्टम है। ठीक है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और हाल ही में जो CDS की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पिनाका है आखिरकार है क्या? तो यह है मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, तो आप सभी को पता है 44 सेकंड में 12 रॉकेटों को छोड़ने की इसकी क्षमता है पिनाका। ये क्या है? तो मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अब हाल ही में इसका क्या किया गया है, एक उन्नत किस्म का पिनाका लॉन्च किया गया था, और इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो पोखरण राजस्थान से इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और ये किस प्रकार का? तो EPRS यानी कि अनचेंज्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। इसी में आपको मैंने बताया था कुछ समय पहले, कल की क्लास में बताया था सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रैमजेट। ठीक है, तो ये क्या था? SFDR। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका DRDO के द्वारा सफल परीक्षण किया गया था।
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3, बेहद इंपॉर्टेंट और आप सभी की परीक्षाओं में फंसने वाला क्वेश्चन, इंडिया एलुमनाई पोर्टल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इंडिया एनुमलाई पोर्टल, तो हाल ही में इंडिया एनुमलाई पोर्टल, यहाँ पर एनुमलाई का मतलब होता है कि जिस प्रकार से अगर हमने किसी विदेश के स्कूल में जाकर क्या किया, पढ़ाई की और वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने देश में वापस आ जाते हैं, या इसी प्रकार से अगर हम अपने देश की बात रखें कि हमारे देश में कोई व्यक्ति विदेश से आकर पढ़ता है और अपनी पढ़ाई पूरी कर विदेश चला जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, उसका रिश्ता कॉलेज से लगभग खत्म सा हो जाता है। तो इसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए एक इंडिया एनुमलाई पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। किसके द्वारा? इसका नाम आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो विनय सहस्त्रबुद्धे। कौन मित्रों? विनय सहस्त्रबुद्धे। ये यहाँ पर आपको 3 डिजिट वाले याद नहीं रखने हैं, यहाँ पर याद रखने हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। तो भारतीय संस्कृति के संबंध में ये परिषद थी, है ना, और इसी के द्वारा इंडिया एनुमलाई पोर्टल लॉन्च किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई को पूरी कर चुका है और उसके बाद अपने देश वापस चला गया है, तो उसके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध बढ़ सकें, इसके लिए हमने ये पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है कैसे, तो सॉफ्ट पावर बढ़ सके भारत की, है ना। 2 सॉफ्ट पावर 2 प्रकार की होती है, एक होती है सॉफ्ट पावर, है ना, कैसे मित्रों, एक होती है सॉफ्ट पावर और एक होती है हमारी हार्ड पावर, ठीक है। हार्ड पावर वो होती है जो लड़ाई दंगे से हासिल की जाती है और सॉफ्ट पावर जो प्यार से की जाती है ना, उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। और इन दोनों को ही जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती है? ये बन जाती है स्मार्ट पावर। और स्मार्ट पावर बनने वाला देश कौन सा है? ये है भारत देश बनना चाहता है स्मार्ट पावर। तो यहाँ पर सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस बेहतरीन से मुहिम की स्थापना की गई है, स्टार्टिंग की गई है, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन करके दिए हैं। ऐसे विदेशी जो भारत में शिक्षा पूर्ण कर चुके हों उनमें संबंध बनाने के लिए क्या किया गया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और ये सारे पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आशा करता हूँ ये छोटा सा पोर्टल लेकिन काम का पोर्टल आपको मैंने समझाने में पूरी कोशिश लगा दी, पूरी जान छोंक दी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसे भी आपको ऐसे चुटकियों में याद करा दूंगा और आप कहेंगे कि वाह सर मौज कर दी, वाह सर मौज कर दी, फर्राटे काट रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। तो हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को जारी किया गया है और इसे जारी करने वाली संस्था है तो भारत का थिंक टैंक, जिसे हम कहते हैं नीति आयोग, इसके द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? राज्य ऊर्जा और जलवायु के बारे में इसमें कुछ बातें कही गई हैं। तो इसकी 3 कैटेगरी हैं और तीनों कैटेगरी को हम समझने वाले हैं, ठीक है। और 3 कैटेगरी कौन कौन सी है इनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो पहले देखते हैं इसका आधार क्या है। तो इसकी आधार है दक्षता, किफ़ायती और पहुंच। यानी ऊर्जा की दक्षता क्या है, वह कितनी किफ़ायती है और कैसे उसकी पहुंच है। तो इन 3 आधारों पर इसे जारी किया गया है और इसमें 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है गुजरात, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है गोवा और मित्रों आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है चंडीगढ़। इन सभी ने ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता और किफ़ायती पहुँच के लिए काफ़ी बढ़िया काम किए हैं और इसीलिए टॉपर बने हुए हैं। अब हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन पढ़ाया था निर्यात तत्परता सूचकांक। इस निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन था हेड पर? तो ये था गुजरात, क्योंकि ये तटीय इलाके वाला एक राज्य है और भारत में सबसे बड़ी तटीय सीमा रखता है, इसीलिए निर्यात तत्परता सूचकांक पर ये टॉप पर था। सब्जी का उत्पादन में शीर्ष पर कौन था? ये उत्तर प्रदेश था। हाल ही मैंने पढ़ाया था, संसद के द्वारा जारी आंकड़ों के द्वारा ये बताया गया था कि सब्जी उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? उत्तर प्रदेश। और फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, और इसमें आपको क्रिकेट संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट बताऊंगा, इन्हें आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा, क्रमशः आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन, ये यहाँ पर आपको याद रखना है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन किया जाएगा। ये पॉइंट आप सभी को यहाँ पर केवल वन लाइनर में याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर आयोजन होगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। यहाँ पर एक मैं आपको ललन टॉप क्वेश्चन लिख कर आया हूँ, इसे आप नोट डाउन। पहली बार अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपको यहाँ पर रखना है कि अंडर 19 का पहला महिला विश्व कप 2023 में साउथ अफ्रीका में, यानी अगले साल किया जाएगा। अब आप सभी के लिए ललन टॉप प्रश्नों में है क्रिकेट स्पेशल, तो आप सभी को बेहतरीन मजा आने वाला है इस क्रिकेट स्टेडियम या क्रिकेट संबंधित जितने भी स्पेशल फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये क्रिकेट संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट, जैसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर 2021, तो ये कौन है? स्मृति मंदाना। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर टीम कौन है? तो टाटा ग्रुप। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये 2021 के हैं प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। और जनवरी माफ करना, ये 2022 वाले हैं
ठीक है। 2022 में जनवरी माह का किसे दिया गया है, तो कीगन पीटरसन को दिया गया है, और फरवरी माह का दिया गया है श्रेयस अय्यर को। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 जनवरी माह के हैं कीगन पीटरसन और फरवरी माह के हैं श्रेयस अय्यर, ठीक है। वहीं पर आप सभी को ये पॉइंट भी याद रखने हैं कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मेल में कौन है, जो रूट। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, ये मेल में है बाबर आजम, और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मेल में है मोहम्मद रिजवान। ये तीनों टेस्ट, वनडे और T20 आपको याद रखने हैं। स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट का अवार्ड किसे दिया गया है 2021 का, तो डेरिल मिशेल को दिया गया है। 1000 वनडे क्रिकेट खेलने वाली पहली टीम कौन सी बनी है, तो भारत। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये कौन है, बीनू माकंड। और अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो भारत ने जीता है, और इंग्लैंड को हराकर। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अब आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी संबंधित 2 क्वेश्चन आप सभी को याद रखने हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में। कहाँ पर मित्रों, दुबई यूएई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो ग्रेग बर्कले। कौन मित्रों, ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। और इसी में आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में, ठीक है। ये पॉइंट आपको आईसीसी से याद रखने थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। पसीना टपक रहा है, टपक टपक टपक, और आप सभी के लिए वीडियो बन रही है बहुत बेहतरीन वाली। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, HD1 कौन सा मित्रों, HD1 क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है HD1 ये आपकी टीवी नहीं है जो नंबर 1 HD टीवी हो। ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि HD1 क्या है, तो ये एक आकाशगंगा है, यानी एक गैलेक्सी खोजी गई है हाल ही में जिसका नाम रखा गया है HD1, ठीक है। और ये आकाशगंगा किसने खोजी है, तो जापान के शोधकर्ताओं ने इस नई HD1 नामक एक आकाशगंगा या गैलेक्सी की खोज की है जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। कैसी मित्रों, सर्वाधिक दूरी पर स्थित है और काफ़ी चमकदार गैलेक्सी है, ठीक है। तो जापान के वैज्ञानिकों ने या जापान के शोधकर्ताओं ने इस नई आकाशगंगा की खोज की है। बात करें यदि जापान की, तो जापान को ही निप्पनों का देश या सुकुमारों का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के आप सभी को पता है प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी को याद रखना है फूमियो किशिदा। कौन है मित्रों, फूमियो किशिदा। और जापान के राष्ट्रपति आपको मैं नाम लिख कर लेकर आया हूँ, इनको आप याद कर लीजिएगा, नारुहितो, ठीक है। तो आप सभी ने पढ़े होंगे जापान के प्रधानमंत्री, लेकिन आज आपको पढ़ने हैं जापान के राष्ट्रपति भी, तो इनका नाम है नारुहितो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको लिख कर लेकर आया हूँ, इन्हें भी देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के नज़दीकी तारा है ना, या यूँ कहें कि भारत विश्व की गैलेक्सी के पास, जो हमारी गैलेक्सी है इसके पास सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो सूर्य। और पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित जो एक तारा है जिसका नाम है साइरस या डॉग स्टार, ठीक है। ये कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार। ये मंदाकिनी से सबसे दूरी पर स्थित है साइरस डॉग स्टार। जबकि सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और ये सभी चीज़ अगर इसमें मिल जाती हैं तो इसे बोलते हैं क्या, अल्फा सेंचुरी। ये पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए डायग्राम से मैंने बनाने की कोशिश की है, तो इस डायग्राम से आप सभी को ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक करेंगे। 9 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाट्य अकादमी में फेलोशिप का अवार्ड दिया है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बोलकर बताया है, लेकिन इसकी मैंने पूरी एक आप सभी के लिए लिस्ट सी बनाई है छोटी सी, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी, तो संगीत नाट्य अकादमी यह घोषणा की गई थी, ठीक है, 1952 में। और इन पुरस्कारों को 1952 से ही दिया जाता है। ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो संगीत नाटक अकादमी और एक दिया जाता है ललित कला अकादमी में। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये फेलोशिप में एक प्रकार में दिया जाता है और दूसरा प्रकार है इसका पुरस्कार, यानी नाट्य अकादमी पुरस्कार, और एक है नाट्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। इसी प्रकार से ललित कला अकादमी फेलोशिप अवार्ड और एक है ललित कला अकादमी पुरस्कार। तो इन दोनों की 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, इन कैटेगरी को आपको समझना है। तो फेलोशिप में अवार्ड में कितना दिया गया है, 4 पुरस्कार। वहीं पर पुरस्कारों में ये दिए गए हैं 40 पुरस्कार। यहाँ पर फेलोशिप में दिए गए हैं 3 पुरस्कार और पुरस्कारों में दिए गए हैं 20 पुरस्कार। तो यहाँ पर टोटल हो गए 44 पुरस्कार और यहाँ पर हो गए आपके टोटल 23 पुरस्कार, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। इन पुरस्कारों की शुरुआत किसने की थी, तो आपको याद बता दें, हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि संगीत नाट्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वह है फेलोशिप अवार्ड संगीत नाट्य अकादमी, या ऐसे कह सकते हैं संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। इस डायग्राम को आप सभी को समझाने की कोशिश की है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सीमा दर्शन परियोजना कौन सी मित्रों, सीमा दर्शन परियोजना बेहद इंपॉर्टेंट है। बनारस वाड़ा
बनारस काढ़ा गुजरात से इसे स्टार्ट किया गया है। और कहाँ से? तो अमित शाह गृह मंत्री या सहकारिता मंत्रालय मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और आप सभी को नाम में स्पष्ट हो रहा होगा, सीमा दर्शन परियोजना। कैसी मित्रों? सीमा दर्शन परियोजना है, यानी सीमा के आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमित शाह जी के द्वारा इस बेहतरीन सी योजना को चलाया गया है। हमारा काफ़ी मन रहता है कि हम सीमा पर जाकर देख सकें कि उधर भी क्या चल रहा है, या सीमा के करीब जाकर देख सकें कि दूसरे देश में क्या चल रहा है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, सीमा में देखने के लिए, उसको और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अमित शाह जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, एक ललन टॉप आप सभी के लिए, माधापुर खेंडक मेला, यह पोरबंदर गुजरात में लगता है। मैंने आपको बताया था कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह का प्रतीक है ये मेला। ठीक है, स्टील कचरा सड़क ये कहाँ पर बनेगी? तो सूरत में। वतन प्रेम योजना, तो यह गुजरात की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, वतन प्रेम योजना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का हमारा वो क्वेश्चन जो आप सभी के सफलता के लिए और आप सभी का एक सपना है, तो उस सपने को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँचे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है किसे? मनोज सोनी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में क्या बनाया गया है? तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले कौन थे? तो ये थे प्रदीप कुमार। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 में निहित है। ठीक है, ली कमीशन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और इसमें सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 से 65 वर्ष की आयु तक होता है, या तो 6 वर्ष कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की उम्र तक। यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति को ही ये अपना त्यागपत्र देते हैं। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रोम्स बर्कर। कौन मित्रों? रोज बर्कर। ये पॉइंट आप सभी को यूपीएससी से याद रखने थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फुट करके ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कि व्हाट इज़ यूपीएससी, तो आप थपेड़े मारकर ये सारे क्वेश्चन उसको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना सा जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अपना आप देखते हैं कुछ ललन टॉप क्वेश्चन। जैसे एनसीईआरटी के हेड कौन है? तो दिनेश सकलानी। एसएससी के हेड कौन है? एस किशोर। ट्राई है ना, तो इसके हेड कौन है? पीडी वघेला। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। यह लोकसभा में विपक्ष के नेता भी कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। अब आप सभी के लिए और भी इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियां हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कौन है? सुशील चंद्रा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। ठीक है, महान्यायवादी कौन है हमारे? तो के वेणुगोपाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार है तो अनंत नागेश्वरम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो विजय राघवन जी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। ठीक है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। कौन मित्रों? रेखा शर्मा। ये सारे पॉइंट मैंने आप सभी को मेहनत करके लिखना है और आपको समझाने की कोशिश की, एक छोटा सा रिवीजन लगवाया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री आपके सभी के सामने आ चुके हैं और ये हैं शहबाज शरीफ। कौन है मित्रों? शहबाज शरीफ। काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी लेकर पुनः से इन्होंने वापसी की है, कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी कहानी है और आप सभी को सर ने बताई हुई थी। तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हमें वन लाइनर में याद रखना है, शहबाज शरीफ है। और ये पंजाब प्रांत के 3 बार क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। क्या है मित्रों? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनकी पार्टी का नाम है। और विपक्ष के नेता यहाँ पर बने हैं शाहीना बानो। कौन बनी है? शाहीना बानो। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11 ये याद रखना है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा 1064 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखिए। आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी। सारे पॉइंट आप सभी को समझाने में मैंने पूरी जान लगाई है, तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला आज का सवाल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का किसे चुना गया है? मिताली राज, शेफाली वर्मा, करुणा मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू। तो इसका आंसर आप सभी लोग नहीं देते हैं, तो आप सभी लोग अगर अंत तक पहुंचते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, इससे क्या होगा? उल्टा आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, क्योंकि लिखने समय याद होता है और एक बार अगर हमने लिख लिया है तो वो चीज़ हमारे दिमाग से शायद ना निकले। ठीक है, तो काफ़ी आप सिंसियर होंगे इन बातों से। हालांकि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग ग्रेजुएट और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी मैच्योर हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी बातों को समझते भी हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सब लोग जरूर दीजिएगा।
जिससे कि आप सभी का भी आत्मबल बढ़े और मुझे भी थोड़ा एनर्जी बूस्ट मिले कि मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ वो काफ़ी होशियार हैं और काफ़ी अच्छे आंसर भी करते हैं। तो आप सभी लोग जो कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ उनके भी आंसर कीजिए करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर छोड़ दिया करें जितनी भी आप जानकारी जानते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी आपको ऊर्जावान भी बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई कर देंगे। तो आप सभी से बस इतना ही कहना है, बस इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।